तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। तो अगर आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या था कि आइसोलेटेड गैसियस एटम था, वहां में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या नाम हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ में क्या होगा कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो उसमें जो एनर्जी लगने वाली है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन हम लोग का ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है नाम वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का लिखा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलिए या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए, मीनिंग तो दोनों का सेम ही है, केवल साइन कन्वेंशन में थोड़ा अलग अलग है। तो जब तक आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अच्छे से नहीं समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में समझ लेंगे, क्लियर है ना। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगा। तो बस साइन का ही डिफरेंस आएगा, बाकी प्रोसेस डेफिनेशन ये सारी कुछ क्या ही होने वाली है, सेम होने वाली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, भाई ध्यान देना, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो अगर हम बात करें पूरा पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में 118 एलिमेंट है और उस 118 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन के प्रति उनका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, कोई कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, भाई थोड़ा सा पहले कहानी सुनिए, कॉपी नहीं करने, पहले ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो भाई कोई एटम है तो इस एटम का दो कंडीशन होगा, मतलब 118 एलिमेंट है, उस 118 एलिमेंट में मैं दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा। पहला कैटेगरी ये होगा जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन दिखाएंगे, और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो इसको मैं दो कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, 118 एलिमेंट को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा। वो एटम या वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन दिखाएंगे और वो एलिमेंट या वो एटम जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो ये एटम है और मान लो ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ से भाई क्या हो रहा है, भाई मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर किसी और का इलेक्ट्रॉन है, इस एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, किसी और का इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो बताओ इसके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में चार्ज प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन माइनस है। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होने वाला है कि नहीं है, होने वाला है, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर मतलब 118 एलिमेंट में जो ज्यादा एलिमेंट आपको मिलेंगे वो तो यही काम करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या दिखाएंगे, अट्रैक्शन दिखाएंगे। लेकिन कोई कोई एटम ऐसा होगा भाई इसका सेंटर में तो न्यूक्लियस है, वो किसी और का इलेक्ट्रॉन भाई इसके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन से कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन नहीं दिखा पाएगा, मतलब अट्रैक्शन नहीं दिखा पाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी 10 मिनट में ही आप पूरा अच्छे से समझ लेंगे, क्लियर है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो एटम है, इस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन शो कर रहा है। मतलब जनरली क्या होगा कि ज्यादातर एलिमेंट वही काम करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है भाई, प्रोटॉन है, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर एलिमेंट ऐसे होंगे जो ये इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। अच्छा बताओ कौन इस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं, जो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर हम बात करें कौन नहीं दिखाने वाला है भाई, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, समझ पा रहे हैं ना, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम बोले नोबल गैस में, अगर हम बात करें भाई नोबल गैस का, नियोन, समझ पा रहे हैं ना, क्या नियोन का फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये स्टेबल है, अगर स्टेबल है तो क्या खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्या नहीं। अगर कोई चीज काफी स्टेबल है भाई तो इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, क्लियर है ना। मतलब इसका न्यूक्लियस जो है इसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन नहीं दिखाएगा। और दूसरा क्या होगा भाई, बेरिलियम, और तीसरा क्या होगा, नाइट्रोजन। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि इसकी जो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन होगी, इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो क्या होती है, फुल्ली फील्ड होती है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2p6,
होगा कि नहीं होगा? इसका क्या होगा 2s2, इसका क्या होगा 2p3। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोग ऐसा बोल सकते थे कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो ज्यादा ही स्टेबल होता है। अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है तो मान लो ये ग्रुप नंबर 18 है, ध्यान देना भाई, ये ग्रुप नंबर 18 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, और ये नाइट्रोजन फैमिली। समझ पा रहे हैं ना? नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन। ध्यान देना कौन कौन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं शो करेंगे, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2, और कौन वाला होगा भाई? नाइट्रोजन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रुप नंबर 15 क्यों नहीं लिख दिया गया? क्योंकि आप लोग बताओ, यहाँ में 15 होता तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक सबका हाफ फील्ड होता, सबका हाफ फील्ड होता है, तो सब स्टेबल होते। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, आप लोग पढ़े ही होंगे कि अगर फ्लोरीन क्लोरीन है तो बताइए किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है? अगर आप ऐसे 11 12 में थोड़ा बहुत याद होगा तो बता सकते हैं किसका ज्यादा होता है? क्लोरीन का ज्यादा होता है। क्या होता है भाई? क्लोरीन का ज्यादा होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ऐड कर लेता है लेकिन फ्लोरीन ऐड नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें साइज भी फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब इसकी साइज क्या होती है? छोटी होती है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता है। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है। तो यहाँ में साइज भी देखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में देखो, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करने देगा क्योंकि उसकी साइज छोटी है, लेकिन फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस की साइज बड़ी हो चुकी है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा। हाफ फील्ड है तभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? तो ध्यान देना कौन इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर पाएगा? ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप केवल फास्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या यहाँ से किसी को डाउट नहीं है ना भाई? देखो मैंने वही दो, मतलब जितने भी 118 एलिमेंट है उसको मैंने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन दिखाएंगे, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन कौन कौन नहीं दिखाएंगे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और नाइट्रोजन। ये जो एलिमेंट है भाई वो क्या करेंगे? मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के प्रति उनका अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। क्या? क्योंकि ये खुद ऑलरेडी स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के प्रति उनका अट्रैक्शन ना के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ में एक बात किया जाएगा ईए। ईए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। और बताइए, और बाकी इन सब को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे भाई? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जनरली क्या होगा कि सारे एटम, सारे एलिमेंट हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। किस किस को छोड़ के? ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2 और किसको? नाइट्रोजन को छोड़ के, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका अफेक्शन कम होगा। मुझे लग रहा है कि यहां तक आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अगर हम बात करें भाई, देखो ईए, ध्यान से सुनना, बहुत आसान टॉपिक है। ईए का मतलब होता है, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। समझ पा रहे हैं? ये का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लव, अफेक्शन, है कि नहीं? तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। बताओ क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है कि नहीं? अरे भाई है कि नहीं है? है। अगर इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है तो इसकी ईए का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ में इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या आ रहा है? अट्रैक्शन आ रहा है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन आप यहाँ में बताइए, क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है? क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है? नहीं। तो इसकी ईए की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। मतलब ये सब एलिमेंट बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति उनका अट्रैक्शन नहीं है, तो हम लोग जनरली क्या भी लिखते हैं? 0 भी लिखा होता है और निगेटिव भी लिखा होता है। मतलब इनके इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, मतलब जनरली तो 0 होगा, लेकिन कहीं कहीं बुक में क्या लिखा होगा? निगेटिव। निगेटिव का मतलब आप समझ लेंगे कि ग्रुप नंबर 18 और 2 और नाइट्रोजन है, ताकि वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका अट्रैक्शन नहीं। अच्छा, अट्रैक्शन निगेटिव होने का मतलब नफरत ना हो जाएगा भाई? तो यहाँ में नफरत तो नहीं होता है, इसका अट्रैक्शन नहीं होता है, तो 0 मानिए या तो निगेटिव माना जाएगा। क्या यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब ये सब एलिमेंट जो होंगे उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो 0 होगा या तो क्या होने वाला है? निगेटिव होने वाला है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताइए, जब भी अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी रिलीज होती है? अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, तो यहाँ में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस, मतलब पहला एटम का न्यूक्लियस, दूसरा यहाँ में किसी और का इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा था, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन होता है तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होगी भाई? एनर्जी रिलीज होगी। क्या समझ पा रहे हैं ना? यहाँ में क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें भाई, यहाँ में देखो, यहाँ में बताओ, ये क्या
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफिनेशन ही क्या होता है कि कोई भी एक एटम होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी लगती है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? मतलब यहाँ में बताओ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है या निकालना है? ऐड करना है। तो आप बताओ क्या ये जो एटम है क्या वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहता है क्या इसका ये न्यूक्लियस इसके प्रति अट्रैक्शन है क्या? नहीं है। लेकिन आपको तो पढ़ना क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब अगर ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन आपको तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। समझ पा रहे हैं ना भाई? ध्यान से देखो, ये हमारा एटम स्टेबल है और यहाँ से बाहर से इलेक्ट्रॉन आया। जैसे मान लो नोबल गैस में ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है और नाइट्रोजन के एलिमेंट है, ये सब स्टेबल है। जैसे कि अगर हम बात करें नियोन, यहाँ में बात करें बेरिलियम और ये बात करें नाइट्रोजन। क्यों? इसलिए मैंने नियोन लिखा क्योंकि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 होगा, बेरिलियम का क्या होगा 2s2 होगा और नाइट्रोजन का क्या होगा 2p3। जनरली हमारी जो क्वेश्चन इसमें आती है वो सेकेंड पीरियड का ही आता है, याद रखना है। एनसीईआरटी में केवल सेकेंड, मैंने बोला था कि आपका जो भी क्वेश्चन में लिखा रहा हूं या सब लिखाया जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ना कौन सा है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और मैक्स टू मैक्स 4 पीरियड की बात करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में ध्यान देना, सेकेंड पीरियड के बारे में ही सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, थर्ड पीरियड के बारे में कुछ भी एनसीईआरटी की डाटा नहीं लिखा है, ना ही फोर्थ पीरियड के बारे में दिया है। तो आपको पढ़ के किसके बारे में जाना है, सेकेंड पीरियड के बारे में। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए मैंने यहाँ में सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2p6 2s2 2p3। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना भाई। अगर हम बात करेंगे नियोन में, बताओ क्या यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, क्या ये ऐड करना चाहता है क्या ये इलेक्ट्रॉन को? नहीं। क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन आया इसके साथ में ऐड करना चाहता है, क्या ये ऐड हो पाएगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन, क्या ये नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये क्या था, स्टेबल था। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन आपको क्या करना है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को तो ऐड करना है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो बताओ क्या यहाँ में एनर्जी देना पड़ेगा? क्या यहाँ में एनर्जी देना पड़ेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा, है कि नहीं? तो बताओ इस केस में जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं शो कर रहे हैं, क्या उनका इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उसका न्यूक्लियस में ऐड करना है। मतलब इस एटम, मतलब देखो ध्यान देना, ये एटम है हमारा और यहाँ में इलेक्ट्रॉन किसी और का है, इसका एटम का, ये एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी और का इलेक्ट्रॉन है और इसको यहाँ में इस एटम में ऐड करना है। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो यहाँ में क्या हो रही है भाई, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, क्या जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सब में सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। जो ज्यादा स्टेबल है, बताओ जैसे कि अगर हम बात करें भाई नाइट्रोजन को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, बोलेगा नहीं ऐड करूंगा, थोड़ा सा एनर्जी दे दीजिए, ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ पे बताओ ये ऐड करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, क्योंकि भाई ये न्यूक्लियस का पास वाला है ना, पेंट्रेशन पावर किसका ज्यादा होगा, एस का। समझ पा रहे ना? लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो बताओ क्या इसमें और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? और ये तो भाई नोबल ही गैस है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो बताओ क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा? तो अगर एनर्जी इसमें इतना ज्यादा देना पड़ेगा तो इसमें कम, सबसे कम एनर्जी किसमें देना पड़ेगा, नाइट्रोजन। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? तो मेरा कहने का यही मतलब है कि सब में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी अलग अलग देना पड़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? मतलब ये सारी प्रोसेस कैसी हो जाएंगी, एंडोथर्मिक। क्या हो जाएंगी भाई, एंडोथर्मिक। अगर यहाँ में एनर्जी रिलीज हो रही है तो बताओ प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक। कैसी है, एक्सोथर्मिक। और यहाँ में क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। क्या आप समझ पा रहे हैं? मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर बताओ जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा प्रोसेस के अंत में उतने ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी प्रोसेस उतना ही एक्सोथर्मिक होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? जिसमें मतलब बताइए जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतना ही प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक होना। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, एक्सोथर्मिक की बात करें, अभी तक तो हमने किसका बात करा था भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। लेकिन इसका एंथैल्पी की बात करें, डेल्टा इसका मतलब क्या होता है, एंथैल्पी। और बताओ अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इसका एंथैल्पी कैसा हो जाता है, निगेटिव होता है कि नहीं होता है? और इसका एंथैल्पी क्या ही हो जाएगा बताइए, पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो मैं वही आपको समझा रहा था कि ये जो टर्म्स लिखे गए हैं, मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव हो जाता है। साइन में ही डिफरेंस है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। कौन इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा? अब बताइए, अगर मैं बात करूं
ये 3 एलिमेंट है और ये मतलब मैं बोलूंगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करेगा, एक्सोथर्मिक वाली प्रोसेस। क्या समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब इसका न्यूक्लियस और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर लेगा। समझ पा रहे हैं ना, जितना जबरदस्त अट्रैक्शन होगा उतने ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी प्रोसेस उतने ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें भाई ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर अलग अलग एलिमेंट हो, जैसे मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्या समझ पा रहे हैं ना, क्या बताओ ये 3 कंडीशन वाली है क्या, नहीं, मतलब ये एक्सोथर्मिक वाली है कि नहीं है। जनरली सारे एक्सोथर्मिक है, किस किस को छोड़ के बताओ, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर नाइट्रोजन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहते क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड कराना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो आप मुझे बताओ भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि मान लो ये एटम है भाई, मान लो ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये न्यूक्लियस और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना, तो बताइए इस केस में किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये तीनों एलिमेंट में ज्यादा हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जनरली क्या होगा, एक्सोथर्मिक वाली प्रोसेस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर अलग अलग एटम, मान लो ये 3 एलिमेंट को छोड़ के बाकी और कोई देगा तो क्या देखेंगे, कौन बाहर, मान लो ये एटम है उसका सेंटर पे न्यूक्लियस है और बाहर में क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किसी का भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर पाएगा, तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करा लेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो ये तो कहानी आपको समझ में आ गई है क्या। सबसे पहले ध्यान दो, ये कॉपी नहीं करना, मैं अभी लिखाऊंगा वो कॉपी करना है। सबसे पहले कोई भी एटम है, मैंने 118 एलिमेंट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया कि वो एलिमेंट जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट नहीं करेंगे भाई, जो स्टेबल होंगे। कौन स्टेबल होते हैं, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में देखिए नाइट्रोजन फैमिली नहीं, केवल नाइट्रोजन, क्योंकि फास्फोरस में साइज बड़ा हो जाता है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नाइट्रोजन से ज्यादा होगा, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि साइज छोटा है। समझ पा रहे हैं ना भाई, तो इसलिए हम लोग कौन बात करेंगे, ग्रुप नंबर 18, 2 और ये। क्या समझ पा रहे हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या तो नेगेटिव होगी। अगर इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन आपको अल्टीमेटली क्या ही करना है, इलेक्ट्रॉन को तो ऐड कराना है। तो यहाँ में एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ में एनर्जी ऑलरेडी रिलीज होगी। तो ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक और ये होगा एक्सोथर्मिक। अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस का कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, एक्सो का, क्योंकि ऑलरेडी वहां में अट्रैक्शन है, वहां में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, यहाँ में ऐड नहीं होगा, यहाँ में आपको एनर्जी देना पड़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो अगर मान लो एक एंडोथर्मिक हो गई और दूसरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने वाला है, एक्सोथर्मिक का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक से ज्यादा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना होगा पीरियड वाइज में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन सा एंडो है, कौन कौन सा एक्सो है। जो एक्सो होगा उसकी वैल्यू एंडो से ज्यादा ही होगी। नहीं समझे, समझे हैं आप लोग, है कि नहीं। मतलब आपने क्या देखा कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये नेगेटिव होगा तो डेल्टा ईजी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर समझ में आ गया तो केवल साइन चेंज कर दीजिए, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई। अच्छा अगर मैं मान लो यहाँ में, अगर मान लो ये तीनों स्टेबल है, ठीक है, तो बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन को, किसमें ज्यादा एनर्जी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, जो ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन बेरिलियम और नियोन बेरिलियम नाइट्रोजन में किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, नियोन में। उसके बाद बेरिलियम सबसे कम, तो बताओ किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसका ना ज्यादा होगा भाई, थोड़ा सा भी एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले रहा है, लेकिन यहाँ में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन 0 है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम ना हो जाएगा। अगर भाई थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तुम नहीं समझा मुझे लग रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ में, बोर्ड पे ध्यान देना, जैसे यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना भाई, अगर मान लो लिखा है नियोन,
फिर लिखा है बेरिलियम, फिर लिखा है नाइट्रोजन। क्या समझ पा रहे हैं? अगर हम बात करें, क्या ये ज्यादा स्टेबल है, क्या ये भी स्टेबल है, थोड़ा सा कम स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, कम स्टेबल है। क्लियर है ना भाई? लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो बताओ अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो क्या बाहर वाला ये ज्यादा स्टेबल है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका अट्रैक्शन ना के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ क्या नियॉन का तो सबसे कम होगा? क्या यहाँ में देखो ये स्टेबल है भाई, लेकिन इसके मुकाबला में कम स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता है। समझ पा रहे हैं ना? तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? क्या आप नहीं समझे हैं क्या? लेकिन उसी प्रकार अगर अलग अलग एलिमेंट आ जाए, ध्यान देना, अगर यहाँ में 3 एलिमेंट आ जाएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये वाला केस नहीं हुआ, मतलब उसका न्यूक्लियस का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन दे दे, ऑक्सीजन दे दे, फ्लोरीन दे दे, तो किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? फ्लोरीन का। तो उसका क्या करेगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली ऐड कर सकता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बस अगर ये समझ में आ गया तो टॉपिक खत्म हो गया। चलिए तो मैं डिफिनेशन लिख लीजिए, लिखिए इट इज डिफाइंड एज amount of energy release. It is defined as amount of energy release when an additional electron is added to an isolated gaseous atom. It is defined as the amount of energy released when an additional electron is added to an isolated gaseous atom. क्या समझ में आया डिफिनेशन? कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो वहां में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पे जो एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ पा रहे हैं? यहाँ में क्या बोला है? यहाँ में ये बोला है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जनरली कैसे लिखा जाता है? मान लो एक कोई भी गैसियस एटम है तो वहां में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ में क्या बनेगा? x माइनस। समझ पा रहे हैं ना? तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और बताओ यहाँ में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कोई भी एक गैसियस एटम है, वहां में आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ में जो एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक। तो हम लोग एक्सोथर्मिक में ऐसे ही तो लिखते हैं, यहाँ में प्लस हीट लिखते हैं, तो जो हीट निकलेगा उसी हीट का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो ध्यान देना, जनरली क्या होता है भाई? जनरली क्या होता है कि कोई भी गैसियस एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ना, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और नाइट्रोजन में, तो प्रोसेस कैसी हो जाती है? एंडोथर्मिक। तो लिखे नोट में, जनरली प्रोसेस ऑफ एडिशन of first electron to an isolated gaseous atom is an exothermic process. Atom is an exothermic process, but in case of group number 18, 2 and nitrogen is endothermic. अच्छा, अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें भाई, तो देखिए, अगर मैं एक चार्ट बना दूं, जैसे अगर मैं बोलूं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसे समझ पा रहे हैं ना, अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी होगी या डिफिकल्ट होगी। तो मैं लिख सकता हूं ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इजी, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना आसान होगा। और इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान होगा तो बताइए यहां में क्या होगा, उसके लिए अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज मोर, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उससे एनर्जी क्या ही निकलने वाली है, तो मोर एनर्जी इज रिलीज। समझ में आया नहीं आया। और भाई किसी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो कहने का यही मतलब है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्या समझ पा रहे हैं ना, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का एडिशन आसान ना हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर इजी या इजी हो जाए। एक क्वेश्चन लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। और क्वेश्चन को दूसरा तरीका से कैसे पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और इन विच ऑफ द फॉलोइंग, in which of the following, in which of the following addition of electron is most easy, in which of the following addition of electron is most easy। समझ पा रहे हैं ना। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या सही होगा, आराम से सोच लीजिए भाई। बोला है कि कौन सा प्रोसेस कैसी होगी, कौन सा थर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक है। Which of the following is exothermic, और या which of the following addition of electron is most easy, कौन सा आंसर सही होगा। अब बताओ क्या ये, आप लोग ध्यान देना, नियॉन क्या स्टेबल है क्या बताओ, यह प्रोसेस क्या, ये बेरिलियम, मैं बोला था ना ग्रुप नंबर 2 है कि नहीं, कौन कौन सा, नियॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्या यहाँ में इलेक्ट्रॉन का ऐड करना आसान होता है क्या, नहीं, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहाँ में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, जो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, है कि नहीं। और यहाँ में इलेक्ट्रॉन करना आसान नहीं है, समझ पा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का ऐड करना क्या है, आसान है। मतलब यहाँ में एनर्जी रिलीज होने वाली है, प्रोसेस हो जाएगी एक्सोथर्मिक। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन होगा, वहां में लिख लीजिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट डिफिकल्ट। क्या आंसर आ जाएगा, सी, ठीक है। तो यहाँ में ये ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मोस्ट डिफिकल्ट होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। होगा तो तीनों में, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होगा, नियॉन में, समझ पा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, यह पूछेगा कि ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। अच्छा, मोस्ट एंडोथर्मिक पूछेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ क्या ये तीनों तो एंडोथर्मिक है भाई, क्या ये तीनों तो एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन बताओ क्या यहाँ में थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो ये तो एंडो होगा, लेकिन इससे ज्यादा ये एंडो होगा, क्योंकि यहाँ में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये और ज्यादा एंडो होगा तो भाई तीनों, लेकिन मोस्ट एंडोथर्मिक कौन सा होगा, नियॉन। क्या समझ पा रहे हैं ना, तीनों केस में आपको एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन सब इस तीनों का स्टेबिलिटी अलग अलग है, तो तीनों में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी अलग अलग देना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, ठीक। अब हम अभी तक हमने पढ़ रहे थे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब डिफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यहाँ में एंथैल्पी आ गया है तो वहां में केवल द एनर्जी लिख लेंगे, केवल जो डिफिनेशन था ना वहां में एनर्जी चेंज लिख देना है। चलो मैं लिखा देता हूँ, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
लिखिए द चेंज इन एनर्जी, लिखिए द चेंज इन एनर्जी व्हेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द चेंज इन एनर्जी व्हेन एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन the change in energy when addition of electron is added to an isolated gaseous atom. तो ये लिख लेंगे, देखिए अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक के लिए ईए का वैल्यू क्या होता है बताइए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, समझ पा रहे हैं ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, ईए का वैल्यू या तो जीरो होगा या तो निगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं ना, मतलब इसमें केवल प्लस माइनस में डिफरेंस है, क्या आप समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है। तो यहाँ में लिखा गया है, देखिए अगर मान लो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है, इसका मतलब बताओ क्या इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान हो रहा है कि नहीं। तो ये इसका मतलब यहाँ में लिखा है कि अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्ट इजीली है, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका ईए का वैल्यू क्या होगा, ईए का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका ईए का वैल्यू क्या होगा, और ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर ईए का वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगा मतलब ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगी, प्रोसेस और ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, और एक्सोथर्मिक ज्यादा होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं ना, मतलब कहने का ये मतलब है जितना ईए का वैल्यू पॉजिटिव होता है ना, उतना ही ईए की वैल्यू उतने ही निगेटिव होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर ये +50 है तो ये -50 होगा, मतलब जिस हिसाब से वो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा उतने ही हिसाब से उसकी निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं, कहने का ये मतलब है अगर मान लो डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ रही है 20, 30, 60 ऐसा हो रहा है ना, तो ये भी क्या होगा भाई, उतना ही बढ़ेगा, -20, -30, -60। जितना वो बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा, लेकिन किस में बढ़ेगा भाई, निगेटिव साइन। समझ पा रहे हैं ना, तो ये लिखा गया है। और यहाँ में ध्यान देना, और मान लो यहाँ में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट है, इसका मतलब बताओ क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इसकी ईए का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा या निगेटिव होगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर इसका मतलब वो प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एंडोथर्म, अट्रैक्शन कम, एंडोथर्मिक, इसका मतलब इसका डेल्टा कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि भाई यहाँ में बोला है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोस्ट डिफिकल्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट है,
तो मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन उसका कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन कम होगा तो उसकी ये का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा या नेगेटिव होगा। मतलब प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में इसकी एंडोथर्मिक की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। अभी एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, कॉपी कर लीजिए। एक फ्लो चार्ट है जो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप बोर्ड पे ध्यान देना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये चार्ट पढ़े थे जिसमें आपको बताया गया है दो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा। जैसे कि मान लो यहाँ में आ गया है फ्लोरीन आ गया है ना, नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, और मान लो यहाँ में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है क्या, सबसे पहला टारगेट होगा एंडो एक्सो को सेपरेट करना है। तो बताओ नाइट्रोजन कौन सी प्रोसेस है, अरे भाई कौन सी है, एंडो, और ये दोनों कैसा है, एक्सो। क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम आसान है, ध्यान देना। एंडो का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा या कम, जल्दी से बोलो, ज्यादा या कम, कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है, कम ना है भाई। इसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्या है, निगेटिव है या 0 है, तो क्या इसकी वैल्यू तो कम होगी। या तो यहाँ में फ्लोरीन और ऑक्सीजन आएगा, बोलो क्लियर है क्या। अब यहाँ में कौन आएगा वो देखना पड़ेगा। तो भाई ये देखो, क्या यहाँ में भी इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो सकता है, क्या यहाँ में भी इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो सकता है। तो कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करेगा, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, सॉरी फ्लोरीन और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होने वाला है, फ्लोरीन का। तो ऑर्डर तो बता ही सकते हैं ना, समझ पा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए पहले आपको एंडो और एक्सो पता होना चाहिए। कॉपी हो गया होगा शायद, मुझे लग रहा है हो गया ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रुक जाइए, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, क्लियर है ना भाई। तो थोड़ा सा ध्यान देना, सक्सेसिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, फिर एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करना है। समझ पा रहे हैं ना, 1 by 1 एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके जाना है और उसकी वैल्यू को कंपेयर करना है। तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अभी तो हमने पढ़ा था कि कोई भी एक गैसीय एटम है, वहां में आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो चार्ज तो -1 आएगी, है कि नहीं। अगर जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो प्रोसेस या तो एंडो होगा या तो एक्सो होगा, है कि नहीं। अगर ग्रुप नंबर हमारे 18 होंगे, 2 होंगे, नाइट्रोजन होगा, तो प्रोसेस कैसी होने वाली है, एंडो, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। लेकिन बाकी इनको छोड़ के बाकी कोई भी होगा तो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। क्लियर है ना भाई, ये तो आप पता कर लेंगे। लेकिन अगर आप मान लो यहां से यहां में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी, है कि नहीं। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव भी हो सकता है, क्या समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर ध्यान देना, यहां में बात करें सेकेंड की बात करें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, तो बताओ यहां में क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये भी क्या है, नेगेटिव। दोनों का बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और जब सेम सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा तो बताओ एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिलीज। मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। कैसा होगा भाई, एक्सोथर्मिक। क्या समझ पा रहे हैं ना। फर्स्ट ये देख लेंगे कि ग्रुप नंबर कौन सा वाला है, लेकिन सेकेंड किसी का भी होगा वो हमेशा प्रोसेस कैसा होने वाला है, कैसा, एक्सो, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। नहीं समझ में आया, क्योंकि बताओ ये निगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन को फिर ऐड कर रहे हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, रिपल्सन। रिपल्सन से एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीज कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं उसको, ठीक है। जनरली एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये सब कॉपी करना है। पहले यहां में लिखो जनरली, यहां में लिखे पहले, जनरली एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन
generally addition of first electron to any isolated atom. Generally addition of first electron to any isolated atom is exothermic, but for group 18, what for group 18, 2 and nitrogen it is endothermic. तो इसके बाद ये लिख लीजिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये लिखने के बाद यहाँ में एक लाइन लिख लीजिएगा, ये लिखने के बाद यहाँ में लिखिए, उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए। ओ सॉरी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थोड़ा सा ये इसको सही करिएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मान लो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं ना, साइन निगेटिव होता है। अगर इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज एक्सोथर्मिक है तो उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में हम लोग सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में वो एक्सो एंडो हो सकता है, उसका अकॉर्डिंग डेल्टा एच का साइन आप लिख सकते हैं। क्लियर है ना? बताओ यहाँ में क्या है, एक्सोथर्मिक है ना, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच कैसा होगा, एंडो, तो ये लिख सकते हैं। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ में ध्यान देना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा कैसा होगी, एक्सोथर्मिक। समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो अगर बताओ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एक्सोथर्मिक है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, एंडोथर्मिक। समझ पा रहे हैं ना? एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है, मैं आपको समझाऊंगा, देखो बोर्ड पे एक एग्जांपल समझ में आएगा। एग्जांपल में एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 444 होता है, ये वैल्यू आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये देखो, ध्यान देना, जो फर्स्ट जैसे ऑक्सीजन, आपको मालूम ही है कि प्रोसेस कैसे होने वाली है, ये तो मालूम है ना भाई? बताओ प्रोसेस कैसा होगा, ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का और ये एटम का बीच में अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर फर्स्ट है, अगर बताओ सेकेंड, ये तो क्या होगा, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कैसा होता है, निगेटिव, एक्सोथर्मिक होती है ना, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं ना? तो मैं आपको ये समझाने वाला हूं, अरे भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो भी साइन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक। यही ना सिखा रहे थे उसी समझ से। तो देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो भी साइन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का निगेटिव होता है, ठीक है। अब बोर्ड पे ये देखने वाली बात ये है भाई कि अगर मान लो यहाँ के इस रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहां से बताइए क्या होगा, ये O माइनस से O माइनस कट जाएगा, तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, O-2। और बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी भाई, दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी बताइए, 7 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, 603 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना? क्या समझ पा रहे हैं ना? 4 में से 1 जाता है तो 3 ही होता है, मुझे ऐसा लग रहा है 440 सही ही लिखा है। अगर आपको ज्यादा डाउट हो रही है तो ऐसा माइनस कर सकते हैं 141, ठीक है, ऐसे सेम, ठीक है। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना। तो कहने का मतलब ये, देखो कोई भी अगर न्यूट्रल एटम है और उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो याद रखना प्रोसेस कैसी होगी, एक्सो। लेकिन अगर हमारा ग्रुप नंबर 18 और नाइट्रोजन और बेरिलियम होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। समझ पा रहे ना? लेकिन सेकेंड वाली वैल्यू ना हमेशा कैसी होगी भाई, निगेटिव। देखो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो, अगर कोई भी हमारा आयंस है, क्या है भाई, आयन है, और उसमें फर्दर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं
तो हमेशा कैसा होगा भाई बताओ, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगा, एंडो या एक्सो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, तुम लोग नहीं समझ रहे हैं भाई, समझ में आ रही है, कुछ कंफ्यूजन पूछ लीजिए। मैंने क्या लिखा था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा कैसा होगा, एंडोथर्मिक। समझ पा रहे हैं ना, हाँ अभी भी दिमाग में गया कि नहीं गया है, ठीक है, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो भाई, मैं आपको कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन देगा और पूछेगा आइडेंटिफाई करिए एक्सो होगा कि एंडो होगा, तो ध्यान से सुनिए, जब भी भाई ध्यान से सुनो, पहला इसका वैल्यू कैसा हुआ, अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, वैल्यू कैसी आई, एक्सोथर्मिक, मान लो निगेटिव आई, लेकिन सेकेंड वाला वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। फर्स्ट वाले की कंपेयर में पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा ही होती है, समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है O से O-2 बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस हमेशा कैसा होगा, एंडोथर्मिक। कैसा होगा, एंडोथर्मिक। ध्यान दो, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी न्यूट्रल एटम है उसमें आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमेशा कैसा होगा, एंडो। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, एंडो। अगर मैं लिखूंगा नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, N-3 बनाया, न्यूट्रल ने 3 इलेक्ट्रॉन, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को ऐड करा और N-3 बनाया, प्रोसेस कैसा होगा, एंडो। क्या समझ पा रहे हैं, अरे भाई कैसे बना होगा, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, तुम लोग ध्यान ही नहीं देता है, नाइट्रोजन सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके N-1 बनाया होगा, क्लियर है ना, इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव। बाकी और ऐड करेंगे ना तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, नेगेटिव वाली वैल्यू कम है, तो वैल्यू ओवरऑल कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी न्यूट्रल, जैसे कि अगर हम बात करें S-2, मतलब सल्फर से S-2 बनाना है तो पहले सल्फर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके S-1 बनेगा, फिर S-1 एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके S-2 बनेगा, फिर ऐड करेंगे, मतलब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को ऐड करा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये एनाइन बनाया। इस केस में रिएक्शन हमेशा कैसी होने वाली है, कैसी होगी भाई, एंडो या एक्सो, एंडोथर्मिक। भाई ये देखो कैसा आया, पॉजिटिव ही आया ना, पॉजिटिव आना है इसका मतलब एंडोथर्मिक होती है। ध्यान से एक बार और बोर्ड पे ध्यान देना, अगर न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो प्रोसेस एंडो एक्सो दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है कि नहीं, क्या है कि नहीं, इसका है तो एनर्जी रिलीज होगा, प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, अगर ये खुद एनाइन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर रहे हैं तो हमेशा कैसा होगा, एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी, एक्सो, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, एंडो। तो कहने का मतलब है कि कोई भी न्यूट्रल एटम होगा अगर उसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को एक बार में ऐड करके लिखा होगा तो प्रोसेस हमेशा कैसा होगा, एंडोथर्मिक। नहीं समझ में आया, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया है तो बताओ। मैं लिखूंगा P ने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, P-3 बन गया, बताओ कैसा है, एंडोथर्मिक। न्यूट्रल ने डायरेक्टली मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को ऐड करा, ये एनाइन बना है, क्या वो 3 स्टेप में बना होगा, P ने पहले एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा होगा, P-1 बना होगा, फिर P-1 ने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके P-2 बना होगा, फिर P-2 ने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके P-3, ओवरऑल ऐड करेंगे तो बताओ भाई, अगर ये वैल्यू पहली वाली नेगेटिव है तो दूसरा वाला इसका कंपेयर में बहुत ज्यादा ना पॉजिटिव है, फिर और ज्यादा पॉजिटिव आएगा, तो समेशन तो हमेशा कैसा ही होने वाला है, पॉजिटिव। नोट लिखो एक, तो भाई ध्यान देना, पॉली इलेक्ट्रॉनिक का फॉर्मेशन होगा, पॉली इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसपे ज्यादा चार्ज होगा या आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बना रहे हैं, प्रोसेस हमेशा कैसा होने वाला है, एंडोथर्मिक। बताइए अगर प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस कैसा होगा, अरे वो से वो -2 बना रहे, कैसा है, तो ये कैसा है, ये कैसा है, समझ पा रहे हैं ना, ये कैसा होगा। तो लिखो एक नोट डाल के पॉइंट, एक्सो है कि एंडो है वो एनर्जी रिलीज से पता करेगा, मतलब डेल्टा एस से पता चलेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, मतलब यहां में देखो इस ऑक्सीजन का इस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा। जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच का वैल्यू कैसा है, नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं ना बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। रिएक्शन कैसी है, एक्सो, एक्सो में डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है, समझ पा रहे हैं ना। ई का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो उसे एंडो एक्सो नहीं डिसाइड किया जाएगा,
डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव से एक्सो होगा कि एंडो होगा वो डिसाइड किया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ईए का वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक, अरे भाई कैसे होगा, ईए तो बता रहा है इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है, ईए से एक्सो एंडो नहीं बताया जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू से एक्सो और एंडो बताया जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए ये कॉपी करने के बाद लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ पोली, लिखे मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना है, द फॉर्मेशन ऑफ पोली चार्ज एनायन, द फॉर्मेशन ऑफ पोली चार्ज एनायन is endothermic process. The formation of polycharged anion is always endothermic process. समझ में आया क्या? ऊपर वाला एग्जांपल से देख सकते हैं ना, पोली एनायन बना है कि नहीं, O से O-2 बन गया है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो पोली एनायन चार्ज है, मतलब एक से ज्यादा चार्ज है कि नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, इसमें गलती करने की चांसेस नहीं है। कॉपी हो गया है क्या, ये समझ में आया है क्या? तो उसी प्रकार तुमको ऐसे कोई कुछ भी बोलेगा, बताइए नाइट्रोजन से N-3 बनाइए, बताओ इसमें कैसा प्रोसेस होगा, तो आप बोलेंगे पोली एनायन चार्ज ज्यादा है कि नहीं है, अगर चार्ज ज्यादा है तो बताओ कैसा होगा, एंडोथर्मिक। क्लियर है ना? चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया क्या? अच्छा अब देखो, अगर ये पूछेगा तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ में ध्यान देना, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ में O प्लस, अगर मान लो कोई भी न्यूट्रल एटम, ध्यान दीजिएगा न्यूट्रल एटम है, कैटायन है, एनायन है, क्या समझ पा रहे हैं ना? अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है, यहाँ में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है, ठीक है? आपको बताना है कि यहाँ में क्या होगा, कोई भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो बताओ प्रोसेस कैसी होती है, एक्सो एंडो, मतलब जनरली क्या होती है, एक्सो होगी ना, ये है कि नहीं? और बताओ ये क्या है, प्लस, छोड़ो इसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ में देखो निगेटिव है ना, वहां में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो बताओ कैसा होगा, एक्सो एंडो। क्या क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, डेल्टा एच, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, एंडोथर्मिक। लेकिन आप बताओ इसमें क्या होगा, भाई ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, रिएक्शन कैसी, एक्सो। तो अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, प्रोसेस हमेशा कैसी होने वाली है, एक्सोथर्मिक। न्यूट्रल में ऐड करेंगे तो देखना पड़ेगा 18 और ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और नाइट्रोजन है क्या, अगर है तो प्रोसेस अलग हो जाएगा, बाकी जनरली बाकी सारे एलिमेंट के लिए क्या होगा, अलग होगा, है ना? तो मान लो जनरली तो क्या ही होता है भाई, जनरली तो एक्सो होता है। क्लियर है ना? तो अगर ऐसा आएगा तो क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, आइडेंटिफाई एक्सो और एंडो प्रोसेस। चलिए भाई, इतना सारा क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रोसेस एंडो एक्सो। क्लियर है ना? इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिसके लिए इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा, हाँ मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन होगा ना भाई, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है ना। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप लोग बताओ पहला क्या होगा। देखो यहाँ में पहले देखना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं कि निकालते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो प्रोसेस क्या हो गई है, आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो पहले ये देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है ना भाई? अच्छा बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक। भाई इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आप एनर्जी दे देते तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो प्रोसेस हमेशा कैसी होती थी, एंडोथर्मिक। आइए बताइए यहाँ में एंडो एक्सो, क्या यहाँ बताओ एंडोथर्मिक एक्सो, क्या ये नाइट्रोजन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, नहीं, क्या एनर्जी आपको देना पड़ेगा, प्रोसेस कैसी है बताइए। यहाँ में नियोन में एंडो, बताओ ऑक्सीजन एक्सो, बताइए यहाँ में एंडो, सेकेंड वाला है भाई, सेकेंड वाला, समझ पा रहे हैं ना, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होगा, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। सेकंड देखो, मैं बोला था ना कि जब भी पॉली इलेक्ट्रॉनिक आयन होगा, देखो यहाँ पे चार्ज -2 है कि नहीं, -1 से -2 जा रहा है, हमेशा प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक। बताओ यहाँ में क्या ये एक ही बार भाई 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए क्या, और एक साथ में मल्टीपल, ये चार्ज क्या माइनस है कि ना, पॉली एनायनिक है कि नहीं है, तो बताओ कैसा होगा। अच्छा बताओ, O प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, कैसी होगी, एक्सो। ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है कि नहीं है? बताओ यहाँ में क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, और यहाँ में क्या होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंडो है कि एक्सो है। क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब लिखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे यहाँ में ध्यान दीजिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात किया जाए तो अब बताइए लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जेफ जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कहाँ में लगता है बताइए, पीरियड में ही तो लगता है ना। तो अगर हम इन पीरियड की बात करेंगे तो बताइए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मतलब न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बताओ ई की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा कि नहीं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसमें अगर हम बात करेंगे तो केवल यही रूल नहीं देखना है कि लेफ्ट टू राइट से ई की वैल्यू बढ़ती है, इसमें 3 काम करेगा। कौन कौन सा? सबसे पहले आपको सेपरेट कर लेना पड़ेगा कि कौन कौन एंडोथर्मिक है, कौन कौन एक्सोथर्मिक है। तो आप बताओ ई की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, एंडो या एक्सो? तो एक्सो वाला का ई का वैल्यू ज्यादा होगा, एंडोथर्मिक वाला कम होगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी देखना है और यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है।
आप बताइए, जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे तो आयोनाइजेशन एनर्जी में लेफ्ट टू राइट जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, अट्रैक्शन बढ़ जाता था, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती थी। लेकिन उसमें दो एक्सचेंज बताया गया था, किस किस में, H2 P1 P3 P4 में एक्सचेंज करना है ना। उसी प्रकार यहाँ में भी कुछ होगा जो आपको पूरा कंबाइन करके आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो ग्रुप में बात करेंगे, और एटॉमिक रेडियस बताइए टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, बढ़ता है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, कम। अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उसका ईए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। क्या समझ पा रहे हैं ना, आप बताइए यहाँ में। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक होगा तो बताओ क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली टू नेगेटिव। आप देख रहे हैं यहाँ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा। तो डायरेक्टली है तो यहाँ में क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये तो आपको मालूम है कि हमेशा किसके लिए वैलिड होने वाला है, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए या डिफरेंट स्पेसिस ऑन सेम एलिमेंट। जैसे कि यहाँ में कोई एग्जांपल लिखा गया है, क्या बताओ डिफरेंट स्पेसिस ऑन सेम एलिमेंट है क्या। अगर डिफरेंट एलिमेंट ऑन डिफरेंट स्पेसिस ऑन सेम एलिमेंट है तो आप मुझे बताइए किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या होगा, तो बताइए ऊपर से नीचे जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होना चाहिए, ऐसा लिखा है ना यहाँ में, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ में हो रहा है ना भाई, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। मैं बोल रहा था ना कि जनरली आपका जो क्वेश्चन आएगा वो सेकेंड पीरियड से ही आने वाला है ना। तो ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का लिखा गया है, और ये सिर्फ पी ब्लॉक में वैलिड होगा, है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए, जैसे कि मान लो यहाँ में लिखा है ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक के लिए वैलिड होगा। और ऊपर से नीचे जाने से आपको क्या मालूम होता है, क्या आप ग्रुप में ही तो जा रहे हैं, जैसे बोरॉन एल्युमिनियम सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड ग्रुप में जा रहे हैं आप लोग। तो जब आप ग्रुप में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, कम हो जाती है, कम। तो बताओ बोरॉन और एल्युमिनियम में किसका ज्यादा होना चाहिए था, बोरॉन का। होता किसका ज्यादा, एल्युमिनियम का। तो याद रखना है कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से क्या होता है, कम। मतलब थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड से ज्यादा होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। होना क्या चाहिए था भाई, कम। क्यों होता है इसको समझिए, केवल हम लोग इस पे समझेंगे और इसके लिए अप्लाई करेंगे। ये एस ब्लॉक में नहीं लगता, ये सिर्फ किस में लगता है, पी ब्लॉक। जैसे कि अगर बात करें भाई फ्लोरीन और क्लोरीन, आप लोग पढ़े थे ना कि पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की। अरे भाई किसकी होती है, क्लोरीन का। समझ पा रहे हैं ना। तो कहने का ये मतलब है, ध्यान देना कि फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। तो आंसर कौन इलेक्ट्रॉन लेना जल्दी चाहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन में कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी लेना चाहेगा, क्लोरीन, क्योंकि इसका एफिनिटी ज्यादा है। उसी प्रकार नाइट्रोजन फास्फोरस में कौन इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, नाइट्रोजन। कौन ले लेगा भाई, फास्फोरस। इसकी भी हाफ फील्ड है, इसकी भी हाफ फील्ड है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। इसलिए मैं आपको जो बता रहा था ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर नहीं 18 2 और नाइट्रोजन। क्लियर है ना भाई। नाइट्रोजन फैमिली में सब में P3 होता है, लेकिन ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा फास्फोरस, लेकिन नाइट्रोजन नहीं लेगा। क्लियर है ना, आप समझिए। यहाँ में इसका जो रीजन होता है वो साइज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, जैसे मान लो यहाँ में न्यूक्लियस है और यहाँ में ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी न्यूक्लियस है और यहाँ में भी इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए, 9। 2,7 होता है कि नहीं होता है, होता है। मान लो इसका न्यूक्लियस में ये 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना, यहाँ में ऑलरेडी मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्लोरीन का। लेकिन क्लोरीन की बात करेंगे ना तो क्लोरीन में बताइए क्या होगा,
287 होगा कि नहीं होगा? मान लो इसके भी आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। इसका भी आउटर मोशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। लेकिन अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड कर लेगा? किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी? तो आंसर ये होगा भाई, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होता है? छोटा। अगर क्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इसका बताओ, क्लोरीन का साइज छोटा होता है, बोर्ड पे ध्यान देना, क्लोरीन की साइज छोटी होती है। अगर इन दोनों में अगर हम बात करें, बताओ फ्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है कि नहीं है? साइज छोटा है तो ना, साइज छोटा है, साइज छोटा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैं दोनों में बात करूंगा तो कौन इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन पहले अपने दरवाजा में सबसे पहले बुलाएगा, लेकिन उसके घर में एंट्री करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन भाई साइज छोटा होने का वजह से ये इलेक्ट्रॉन का बीच का जो गैप होगा वो कम होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्सन सिस्टम बहुत ज्यादा हिंडर्ड हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? लेकिन यहां में क्या होगा, इसका साइज देखो, ये भी क्या होगा, देखो ये भी इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को बुलाने में एकदम धीरे धीरे आराम से बुलाएगा। इलेक्ट्रॉन आराम से आ रहा है, यहां में आ चुका है ना भाई, तो ऐड भी आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का बीच का जो गैप है वो कम है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन को जल्दी बुलाया था, लेकिन घर में एंट्री नहीं मिली। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन को आराम से बुलाएगा, लेकिन ये घर में एंट्री जल्दी दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ में इलेक्ट्रॉन का बीच का जो गैप है वो ज्यादा है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी से ऐड हो जाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं? तो आपका हिसाब से ब्रोमीन का तो साइज और बड़ा होता है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन को और जल्दी से बुलाना चाहिए, और जल्दी से ऐड करेगा, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। भाई ब्रोमीन का केस में क्या हो जाता है? ब्रोमीन का केस में साइज बहुत बड़ा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा धीरे धीरे, तब तक ये इलेक्ट्रॉन को ऐड कर चुका होगा। समझ पा रहे हैं ना? साइज ज्यादा होने का वजह से इसका न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी आएंगे, लेकिन पता चला यहाँ में इलेक्ट्रॉन आ ही रहे हैं, तब तक यहाँ में ऐड हो चुका है, तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी? क्लोरीन का। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो अगर पूछा जाएगा बताओ पूरा पीरियोडिक टेबल में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो आंसर क्या है? क्लोरीन। समझ पा रहे हैं ना? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन का नहीं होगा। तो याद रखना, पी ब्लॉक में क्या होता है बताइए? पी ब्लॉक में सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात किया जाए, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात किया जाए तो किसका ज्यादा होने वाला है? सेकेंड पीरियड का कम होगा, थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड से ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना? इसका नोट में लिखा दूंगा, अब बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा, ये रूल क्यों नहीं वैलिड होती है एस ब्लॉक के लिए, है कि नहीं? तो अगर बात थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, एक आयोडीन है, समझ पा रहे हैं? आयोडीन का साइज तो बहुत बड़ा है कि नहीं? और एक लिथियम है, ये भी हमारा सेकेंड पीरियड का मेंबर है ना, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, आता है कि नहीं आता है? 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सेकेंड पीरियड का है। लेकिन आयोडीन में देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ पा रहे हैं ना? फिफ्थ पीरियड का है, तो कहने का मतलब इसका साइज बड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, होता नहीं है। क्यों भाई? ध्यान देना, यहाँ में बताओ किसकी साइज बड़ी है? आयोडीन और लिथियम में साइज बड़ा किसका है? लिथियम का साइज बड़ा है। मैं बोला था ना, जो जिसमें आएगा, जो जिसका अंदर में रेडियस प्रेजेंट है उसको मेजर करो। मेटल है तो मेटेलिक रेडियस, नॉन मेटल है कोवेलेंट रेडियस, रेडियस किसका ज्यादा है? तो कहने का मतलब है कि एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 2 का एस ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होता है कि साइज का गैप नहीं होता है। देखो आयोडीन से भी बड़ा साइज लिथियम का है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, लिथियम का बड़ा साइज है, सोडियम का और बड़ा साइज है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लिथियम भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करता है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करता है, लेकिन यहाँ में साइज का फैक्टर आ जाता है कि फ्लोरीन की साइज कम होती है, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आराम से ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ में फ्लोरीन में क्या होता है, साइज छोटा होने का वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब आता है ऐड होने के लिए, तो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्सन होने लगता है, जिसका वजह से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऐड नहीं हो पाता है। लेकिन एस ब्लॉक में ऐसा नहीं है, क्योंकि एस ब्लॉक में सोच के देखो, आयोडीन से भी बड़ा साइज लिथियम का है, समझ पा रहे हैं ना? लिथियम और बताओ उससे बड़ा साइज सोडियम का होगा, तो इलेक्ट्रॉन आराम से आएगा, ये आराम से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है वहां में। समझ पा रहे हैं ना? दिक्कत तो सिर्फ किसमें होती है? पी ब्लॉक में। तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको क्या याद रखना पड़ेगा भाई, कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसका ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आपको बोलना है थर्ड पीरियड का सेकेंड पीरियड से ज्यादा होता है, और पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका होता है? आंसर होगा क्लोरीन का। तो नोट में डाल के लिखेंगे
कॉपी हो चुका है क्या ये? हो चुका है ना, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, electron affinity of chlorine is more than electron affinity of fluorine because chlorine belongs to third period, because chlorine belongs to third period and bigger in size. Chlorine belongs to third period and bigger in size compared to fluorine, therefore when new electron comes, it experiences lesser inter electronic repulsion. तो ये हो गया, तो ये फोर्थ रूल तक अभी आपने समझा है। फिफ्थ में देखिए, तो याद रखेंगे किसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी ज्यादा होती है। अगर NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और NP1 है तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी? NS1 का NP1 से ज्यादा होता है और NP2 का NP3 से ज्यादा होता है। मैं बोला था ना आयोनाइजेशन एनर्जी में, आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको बोला गया था NP3 NP4 में, है कि नहीं? तो आप क्या करते थे, यहाँ में तो इलेक्ट्रॉन निकालना था ना भाई, यहाँ में इलेक्ट्रॉन निकालना था, यहाँ में इलेक्ट्रॉन निकल के ये स्टेबल हो रहा था, लेकिन ऑलरेडी स्टेबल था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ में तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है ना, जब यहाँ में ऐड करेंगे तो क्या P3 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना। तो याद रखना कि NP2 और NP3 में किसका ये का वैल्यू ज्यादा होगा, ये बताओ भाई। ये तो ऑलरेडी स्टेबल है ना, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेगा? नहीं। तो NP2 और NP3 में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाता है? NP2 का NP3 से ज्यादा होगा, क्लियर है ना। और NS1 में NP1 में किसका ज्यादा होता है? NS1 का ज्यादा होता है, समझ पा रहे हैं ना। यहां में इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि पेंट्रेशन पावर S का न्यूक्लियस के सामने है ना, तो वहां में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस का यहाँ में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए इसका ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है NS1 NP1। भाई देखो यहाँ में एडजेसेंट नहीं है, ये S1 की बात करेंगे तो ये ग्रुप नंबर 1 है और यहाँ में ग्रुप नंबर 30। जैसे कि अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करें लिथियम, यहाँ में किसकी बात करेंगे? बोरॉन, है कि नहीं। तो यहाँ में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2s1, इसका क्या होगा? 2p1। ये पीरियड नंबर 2 है। पीरियड नंबर 3 की बात करेंगे तो जैसे कि सोडियम, तो यहाँ में क्या होगा? एल्यूमिनियम, यहाँ में क्या होगा? 3s1 और इसका क्या होगा? 3p1। किसका ज्यादा होगा? इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, क्लियर है ना। तो याद रखना है कहाँ कहाँ में, मैं बोलूंगा ना कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक्सचेंज कहाँ में करेंगे? S1P1 में। अरे भाई कहाँ में? S1P1 में और P2P3 में, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ में एग्जांपल में क्या होगा? ग्रुप 14, ग्रुप 15, कार्बन 2p2, 2p3, थ्री p2, 3p3। समझ पा रहे हैं ना ये। तो याद रखना है कि इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। तो भाई ये तो बात हो गई, ग्रुप की बात हो गई है ना। तो याद रखना कि अगर ग्रुप नंबर 14 15 में किसका ज्यादा होता है? 14 का, मतलब P2 P3 में चेंज हो जाता है ना, और S1 P1 में चेंज होता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं पीरियड में क्या होगा। और पीरियड में भाई सेकेंड पीरियड को तो याद करना है, बहुत बार क्वेश्चन आया भी है। तो चलिए हम बात करेंगे इन पीरियड।
भाई देखो पी हमारा सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में तो एलिमेंट कहाँ में होते हैं, एस या पी ब्लॉक में। पीरियड नंबर 4 के बारे में कुछ दिया ही नहीं, तो मतलब डी ब्लॉक से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। आएगा तो किससे, एस और पी, और एस में तो 2 ही पीरियड के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। आएगा क्वेश्चन जनरली किससे, सेकेंड पीरियड से। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो चलिए सेकेंड पीरियड की बात करेंगे हम। तो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट कौन होता है बताइए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, होगा ना ऐसे। तो बताइए यहाँ में अगर हम बात करें, बताइए तो यहाँ में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और बताइए लेफ्ट टू राइट तो जा रहे हैं आप, है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा भाई, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, है कि नहीं। लेकिन आपको मालूम है S1 P1 में एक्सचेंज, और बताओ P2 P3 में एक्सचेंज, है कि नहीं। अच्छा बोर्ड पे ध्यान देना। अच्छा यहाँ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताओ, एक्सो एंडो किसके लिए लगता है, एक्सो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसमें जिसका न्यूक्लियस का पावर ज्यादा होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करेगा। ध्यान देना भाई, ये और ये कैसा प्रोसेस है पता होना चाहिए, कैसा है, एंडो एंडो एंडो, क्या समझ पा रहे हैं क्या भाई। तो बताओ एंडो एक्सो में किसका ज्यादा होता है, एंडो का एक्सो में, बताओ एंडो और एक्सो में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, एक्सो का। एंडो का तो कम होता है ना भाई, तो एंडो का तो कम होगा ना सबसे कम। तो क्या यहाँ में अगर हम बात करें भाई, बोर्ड पे रुकिए ध्यान दीजिए, तो क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तीनों का सबसे पहले कम होगा, बाकी सबका ज्यादा होगा, और उसमें भी सबसे कम किसका, मैं ये ऑर्डर लिखाया भी था। बताओ नियोन क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, नहीं, क्या वो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्या, तो बताओ क्या उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे, उसके बाद नाइट्रोजन और बेरिलियम है, बेरिलियम, नाइट्रोजन थोड़ा सा भी एनर्जी दे देंगे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि इसका पेंट्रेशन पावर ज्यादा है। क्लियर है ना भाई, क्या यहाँ तक ऑर्डर हो गया है। बाकी अब देखो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, इसलिए मैं बोला था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक ही इफेक्ट काम नहीं करेगा, उसमें क्या क्या इफेक्ट काम करेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, एंडो एक्सो। तो क्या 3 एंडो बाकी सारे 100 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो बताओ एंडो का कम होगा, 100 का ज्यादा होगा, ठीक है। और उसमें भी ये आपको मालूम होना ही चाहिए, और मालूम है भी है कि नहीं। तो आप बताइए इसके बाद क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और बताइए यहाँ में देखिए अब क्या क्या बच गया है, देखो लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही तो बच गया है। और बताइए लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन एक्सचेंज होता है किस किस में, S2P1 में। क्या इसमें एक्सचेंज हो जाएगा, और बताओ इसमें पहले लिथियम आएगा कि क्या आएगा, बोरॉन आएगा, बोरॉन, फिर क्या आएगा, लिथियम। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग जानते थे कि किस किस में भी एक्सचेंज होता है भाई, P2 P3 में एक्सचेंज होता है, तो ऑलरेडी पहले ही एक्सचेंज हो चुका है, यहाँ में आ गया है। मतलब नाइट्रोजन का कम होगा, कार्बन का ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या ऑलरेडी नाइट्रोजन का कम है, उसके बाद कार्बन का होगा। क्या समझ पा रहे हैं, ये नहीं कि कलाकारी करके फिर आप इसको एक्सचेंज कर देंगे तो कहानी गलत हो जाएगी। ऑलरेडी पहले एक्सचेंज हो चुका है कि नहीं हो चुका है, मैं बोला था ना कि P2 P3 में एक्सचेंज होता है, तो ये इसको इधर आ चुका है, तो मतलब कार्बन का ही ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, ऑलरेडी भी चाहते हैं नाइट्रोजन का कार्बन से ज्यादा ही। क्या क्लियर है ना, कार्बन का ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम है। उसके बाद बताओ क्या होगा, तो इसको कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं भाई, वैसे वो याद कर सकते हैं। नेहा बहन बोली, क्लास ऑफ नेहा ना, नेहा बी मतलब बहन, नेहा बहन ने बोली, ठीक है, ने बोली, BLI, बोली, क्लास ऑफ OF, ऑफ हो गया। 2-3 बार पढ़ के आपको ट्रिक बना के याद कर लेना है, बाकी तो ऐसे याद भी होगा कि कैसे लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो पीरियड नंबर 3 की बात करेंगे।
तो आइए पीरियड नंबर 3 में क्या होगा। पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट क्या है? पीरियड नंबर 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। हो जाएगा ना ऐसे? तो आपका हिसाब से अगर केवल आप ट्रेंड पढ़े होते कि लेफ्ट टू राइट जाने से इफ ई की वैल्यू बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, तो आपको बोलेंगे कि बताओ आर्गन का तो क्या होगा, सबसे ज्यादा गलत हो के आ जाएगा, है कि नहीं? तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आप क्या देख रहे हैं भाई, रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? नियॉन का। मतलब इनर्ट गैस का रिस्पेक्टिव पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? हैलोजन का। तो रिस्पेक्टिव पीरियड में हैलोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है। तो सेकेंड पीरियड में सेकेंड पीरियड का हैलोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा। थर्ड पीरियड में थर्ड पीरियड का हैलोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, और फिफ्थ पीरियड का हैलोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम क्या होगा? उसका नोबल गैस का होगा। एक बार और करते हैं ताकि आपको और आइडिया लग जाएगा, है कि नहीं? अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वही सेम बात। अगर हम बात करें भाई, जैसे ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक बात करें भाई, ध्यान दीजिएगा, तो यहां से यहां में अगर बात करा जाएगा तो बताइए लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन सी प्रोसेस के लिए देखना है? एंडो एक्सो। अरे भाई एक्सो के लिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके लिए? एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, है कि नहीं? तो बताओ लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। अरे भाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बताइए उससे क्या होगा? एक्सचेंज क्या करना था? P2 सॉरी क्या था? S1P1 क्या था भाई, बोलिए? S1P1 में एक्सचेंज, और P2P3 में एक्सचेंज। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1, इसका क्या हो जाएगा? 3s2, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। अरे भाई बताइए क्या यहाँ में P3 देखना है? नहीं। अरे भाई देखो सॉरी, जैसे कि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड था, तो क्या फास्फोरस में देखना है? नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन में देखना था। क्या क्लियर है ना भाई? ठीक है, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और नाइट्रोजन के फैमिली में नहीं, नाइट्रोजन में सिर्फ, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज है छोटा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन फास्फोरस का साइज बढ़ जाता है, तो नाइट्रोजन फास्फोरस में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा? फास्फोरस का। पीरियड नंबर 3 का पीरियड नंबर 2 से ज्यादा होता है, इसलिए सिर्फ नाइट्रोजन में देखना था। ठीक है, अब भैया बात करेंगे भाई, यहाँ में ध्यान देना। बताइए एंडो का एक्सो का किसका कम होने वाला है? एंडो का तो सबसे कम होगा ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखे, ध्यान देना भाई, आप खुद ही बताएंगे। बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर किसका सबसे कम? एंडो में कौन है? मैग्नीशियम, क्योंकि S2 है ना भाई, NH2 NH2 NP6। ग्रुप नंबर 2 है ना, ग्रुप नंबर 18 हमेशा लगेगा। क्लियर है ना? तो बताओ किसका? आर्गन का सबसे कम होगा कि नहीं होगा? उसके बाद मैग्नीशियम। क्या समझ पा रहे हैं ना? अच्छा उसके बाद ध्यान देना, क्या ये तो बातें क्लियर है ना कि एंडो का कम होगा, एक्सो का ज्यादा होगा। उसके बाद एक्सो में कौन कौन है बताइए? सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसमें तो कंपेयर करना है, लेकिन बताओ एक्सचेंज होता है किस किस में? S2P1। अरे भाई किसमें एक्सचेंज होगा? S2P1, ओ सॉरी S1P1। कहा में? S1P1। कहा में? P2P3। क्या एक्सचेंज हो जाएगा? तो बताइए क्या होगा? इसके बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम के बाद सोडियम, उसके बाद बताओ क्या आएगा? फास्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन। भाई आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं क्या? बताओ इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा किसका है? क्लोरीन। क्या वो हेलोजन है क्या? तो क्या थर्ड पीरियड में भी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका और लोएस्ट? और सेकेंड पीरियड में भी हाईएस्ट हेलोजन का और लोएस्ट इनर्ट गैस का। तो कहने का मतलब है रिस्पेक्टिव पीरियड में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? हेलोजन की। थर्ड पीरियड का हेलोजन का ज्यादा होगा थर्ड पीरियड में, ठीक है। सेकेंड पीरियड का हेलोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। क्लियर है ना भाई? अच्छा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर सकते हैं। एयर से, इस एयर से कोई भी नाम जो भी लिखेंगे
ठीक है, तो याद करने का तरीका है आरोही मैंने अलका ने प्यारी सी शादी कर ली। तो याद करने का तरीका है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। समझ पा रहे हैं ना? वैसे याद रखना, AR से आरोही, मैंने, AL मतलब अलका, NA मतलब ने, P मतलब प्यारी, ऐसा ही मतलब सी शादी कर ली। तो याद करने का तरीका है, अगर आपको एग्जाम में तो पूरा, मुझे नहीं लगता कि इतना सारे टर्म आपको याद होंगे, है कि नहीं? तो आपको तो ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा। थर्ड पीरियड का दे देगा तो आपको याद रखना है भाई, थर्ड पीरियड ऑर्डर भूल सकता है कि भाई ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का। अगर ये ट्रिक याद है तो ये तो याद रहेगा, लेकिन ये ग्रेटर का सिंबल होगा कि लेस का सिंबल होगा, तो आपको याद रखना है कि जिस पीरियड की बात करते हैं हाईएस्ट किसका होता है? हेलोजन का। तो हेलोजन का ये ज्यादा होगा, और लोएस्ट किसका होता है? हाँ, तो ऐसे करके आप ट्रिक करके आप याद कर सकते हैं। लेकिन भाई आप सेकंड पीरियड को तो याद करके ही जाएंगे। क्या था ऑर्डर? नेहा बहन बोली क्लास ऑफ, ठीक है, ऐसा बोल, जैसे भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे भाई। चलिए, तो ये कॉपी कर लीजिए, फिर 3 पॉइंट लिखना है। तो कॉपी फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड। बताओ किसका होगा? कोई भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम किसका होता है? तो लिख लेंगे इनर्ट गैस। दूसरा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड किसका होगा? हेलोजन। अब पूरा पीरियोडिक टेबल में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? क्लोरीन। तो लिखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। तो अब हम बात करेंगे ग्रुप की भाई। तो इन ग्रुप में क्या होता है? अच्छा देखिए, अगर हम बात करेंगे ग्रुप में, तो बताइए ग्रुप में यहाँ से यहाँ में क्या होता है? बताइए, यहाँ से यहाँ टॉप टू बॉटम तो जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम। अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम। तो यहाँ में तो कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है, केवल पी ब्लॉक में होता है। मैं बोला था ना एस ब्लॉक में साइज का कोई फैक्टर ये नहीं होता है। ऊपर से जाएंगे इसकी वैल्यू क्या ही होगी? डिक्रीज। समझ पा रहे हैं ना? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? लिथियम का। और बताओ सबसे कम किसका होगा? सीजियम का। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन क्या रूल ये यहाँ में भी सेम लगेगा? नहीं। क्या ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है क्या? और पी ब्लॉक का एलिमेंट का बताओ सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसका ज्यादा होता है? सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड। बताओ यहाँ में किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन सल्फर में किसका ज्यादा होगा? सल्फर। और यहाँ में किसका ज्यादा होगा? सल्फर, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद बताओ यहाँ में सबसे ज्यादा किसका होता है भाई? क्लोरीन। बाकी तो डिक्रीज करेगा। और यहाँ में भी क्या होगा? तो याद रखना है, एनसीईआरटी में बस इतनी ग्रुप के बारे में दिया है, तो इतना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17। थोड़ा सा ध्यान देना भाई। होना क्या चाहिए था कि सबसे पहले क्या होगा? ऐसा होना चाहिए, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा होना चाहिए था। सॉरी, ऐसा, लेकिन होता नहीं है ना ऐसा। हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा किसका होता है? बताइए, पूरा पीरियोडिक टेबल में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ऐसा ऑर्डर होता है। क्लियर है ना भाई? ये किसका है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखा जा रहा है। किसका है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। बोर्ड पे ध्यान देना। अगर बात करा जाए भाई ऑक्सीजन का, क्या होगा फिर? ऑक्सीजन में भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सल्फर का ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर सेलोनियम आएगा, फिर टेलोनियम आएगा, फिर पोलोनियम आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। याद रखना, यहाँ में ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है। सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है। मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स ग्रुप। ऑक्सीजन अपने ग्रुप में उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। सब वैल्यू वाइज है, वैल्यू लिखा है तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका कोई भी रीजन लिखा नहीं है, इसका वैल्यू दिया है सबका। और सबसे कम किसकी है बताइए? ऑक्सीजन।
देखिए भाई थोड़ा सा यहाँ में देखेंगे ग्रुप नंबर 18। देखिए एनसीईआरटी में इसकी वैल्यू दी गई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, आपको वैल्यू याद नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये सारा प्रोसेस तो मालूम ही है कैसा होने वाला है, एंडो है कि नहीं? सारा एंडो है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो लेना नहीं चाहता, आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको तो देना पड़ेगा एनर्जी, मतलब प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक। तो ये ग्रुप नंबर 18 लिखा है, सारा एंडोथर्मिक है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है? भाई इसमें तो 48 किलो जूल एनर्जी दीजिए, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। लेकिन क्या किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट है? नियोन में, क्योंकि समझ पा रहे हैं ना, यहां में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि नोबल गैस में किसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए और किसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? यहां में बताओ, क्या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी है कि नहीं? यहां में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, क्योंकि यहां में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है भाई बताइए, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? नियोन का। कम किसका है? हीलियम का। बाकी ये सबका वैल्यू को याद नहीं रखना है, केवल दो वैल्यू याद रखना है, सबसे कम किसमें, सबसे ज्यादा किसमें। क्लियर है ना? चलिए लिखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट which of the following element has highest ionization energy and least electron affinity? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, है कि नहीं? और ये नोबल गैस स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये प्रोसेस भी कैसी होती है? एंडो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताओ? एंडोथर्मिक, है कि नहीं? और यहाँ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए भी एनर्जी देना पड़ता है। ये यहाँ में ध्यान देना। ये भी पूछा जा सकता है किसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, दोनों में एनर्जी देने पड़ती है, मतलब दोनों प्रोसेस कैसी होती है? एंडोथर्मिक। किसमें भाई? नियोन में। और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? लीस्ट होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। और क्यों कम होती है भाई? अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका सबसे ज्यादा है कि नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्या इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम नहीं होगा कि नहीं होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है क्या? नहीं। कौन कौन? ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 नाइट्रोजन। क्या उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है कि नहीं? अरे भाई कोई चीज काफी ज्यादा स्टेबल है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिस्ट। आंसर क्या होगा? नियोन। और लिखिए which element has least positive electron gain enthalpy? The answer is helium, neon, argon, krypton. लीस्ट पॉजिटिव बताओ किसका कम है? हीलियम। लीस्ट पॉजिटिव ना, हीलियम का सबसे कम है ना भाई। और अच्छा यही सेम क्वेश्चन होगा, मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछेगा तो किसका हो जाएगा? नियोन। क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईए। डिटरमाइन ईए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईए। ऑक्सीजन फ्लोरीन दिया है, ठीक है भाई। बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन कौन सा टाइप का, सेम पीरियड का है, सेम ग्रुप का है, या एडजेसेंट पीरियड एडजेसेंट ग्रुप का है, देखना पड़ेगा ना।
बहुत आसान तरीका है। अभी देखो कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कौन सा पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है ना। और ये ग्रुप नंबर कितना है? 60। और ये ग्रुप नंबर क्या है? हेलोजन 70, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन काफी आसान होता है। इधर देखिए, और ये सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का। कौन है? ऑक्सीजन का नीचे में सल्फर और यहाँ में फ्लोरीन का नीचे में क्लोरीन, है कि नहीं। बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p4, इसका क्या होता है? 2p5, इसका क्या होगा? 3p4, इसका क्या होता है? 3p5, है कि नहीं। और आप लोगों को मालूम क्या है भाई कि बताओ एक्सचेंज होता क्या? एक्सचेंज होने वाला है क्या? नहीं। अगर एक्सचेंज नहीं होने वाला है तो बोर्ड पे ध्यान देना है। सबसे आसान तरीका क्या है? जिसको इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये रूल याद रखना, रैंडम क्वेश्चन में भी यही काम होने वाला है। जिसको नोबल गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए का वैल्यू ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ना। जैसे अगर हम बात करें भाई, देखिए ये सबसे याद रखना है कि जिसको यहाँ में देखो फ्लोरीन है ना, नोबल गैस बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऐड करके नोबल गैस बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा बताओ ऑक्सीजन को नोबल गैस बनना है तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा? 2। तो याद रखना है जिसको नोबल गैस बनने के लिए जितना कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए का वैल्यू कम होगा और ज्यादा होगा। जिसको नोबल गैस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा, नोबल गैस बना लेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो उसका ईए का वैल्यू ज्यादा होगा। और रिस्पेक्टिव पीरियड में भी सबसे ज्यादा किसका होता है? नोबल गैस का ज्यादा होता है ना भाई। थर्ड पीरियड में थर्ड का नोबल गैस का ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, क्योंकि इसको नोबल गैस बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे ज्यादा होगा, है कि नहीं। और आप मुझे बताइए ये सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसका ज्यादा होता है कि नहीं। तो बताओ सबसे कम किसका होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताइए, किसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? एक्सचेंज होता है क्या? एक्सचेंज तो S1P1 में, P2 P3 में होता है, यहाँ में तो कुछ है नहीं। तो बताओ सबसे कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा, सल्फर से ज्यादा, फ्लोरीन से ज्यादा। रुक जाओ, इसके बाद ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये तो रूल है ना भाई, रूल, ये ध्यान दीजिएगा। बताओ यहाँ में लिखा है नाइट्रोजन और यहाँ में लिखा है ऑक्सीजन, क्या क्लियर है ना भाई। और यहाँ में देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस और यहाँ में क्या होगा? सल्फर। अभी एक बार बोर्ड पे देखो, बाद में कॉपी करना, नहीं तो गलती कर देंगे आप लोग। बताओ नाइट्रोजन कौन सा पीरियड का है? ये ग्रुप नंबर कौन सा है भाई? 14। और ये ग्रुप नंबर कितना है? 16। अगर मैं बात करूंगा तो बताओ यहाँ पे क्या होता है? 2p3 और यहाँ में क्या होगा? 2p4 और यहाँ में क्या हो जाएगा? 3p3 और यहाँ में क्या हो जाएगा? 3p4 और इसका पीरियड नंबर कितना है? 2 और यहाँ में इसका पीरियड नंबर 3। बताओ यहाँ में ऑक्सीजन सल्फर, वही क्वेश्चन, ऑक्सीजन को नोबल गैस बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? क्या यहाँ में एक्सचेंज होता है क्या? P3 P4 में होता है क्या? नहीं, P2 P3 में होता है ना। और यहाँ में कुछ एक्सचेंज है भी नहीं, लेकिन आपको ये मालूम है। बताओ ऑक्सीजन को नोबल गैस बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। नाइट्रोजन को बनने के लिए 3, तो यहाँ में 3 ही, यहाँ में 2, को किसमें इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या कम है? 2। तो बताओ क्या इसका ज्यादा होगा? इससे ज्यादा होगा। और बताओ इन दोनों में सेकेंड और थर्ड में किसका ज्यादा होता है? तो बताइए सबसे ज्यादा सबसे कम किसका है? उससे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर कन्फिग्रेशन वाला आ गया तो चेंज करना पड़ेगा कन्फिग्रेशन को, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, आप कुछ, मैंने कुछ गलत लिखा, आपने नहीं बताया ना। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का मेंबर होता है ना। ऐसे लिखा गया है ना। तो यहाँ में देखिए सबसे पहले कार्बन कौन सा फैमिली से है? नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15। तो लिख लीजिए ऐसा। क्या 2 एडजेसेंट ग्रुप और 2 एडजेसेंट पीरियड का क्वेश्चन है ना। बताओ यहाँ में क्या होगा? कार्बन, यहाँ में क्या होगा? सिलिकॉन, यहाँ में क्या होगा? नाइट्रोजन और यहाँ में क्या होगा? फास्फोरस। बताओ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p2, इसका क्या होगा? 2p3, इसका क्या होता है? 3p2, इसका क्या होता है? 3p3 होता है ना भाई। अब बताओ, मैं बोला था ना यहाँ से यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन? 4, है कि नहीं। केवल एक ही रूल याद करेंगे तो इसका ज्यादा कर देंगे आप लोग, नाइट्रोजन का तो कम होता है।
तो यहाँ में देखो क्या P2 P3 में एक्सचेंज होता है कि नहीं, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर S1 P1 आ जाए, P2 P3 आ जाएगा तो ऑर्डर चेंज कर दीजिएगा। और बताओ पीरियड 2 और पीरियड 3 में किसका ज्यादा, पीरियड 2 पीरियड 3 में किसका ज्यादा, सबसे कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस में फास्फोरस का ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अगर ये ऑर्डर बोलना, अगर एक्सचेंज करना है तो कर देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, ठीक है। और एक रैंडम क्वेश्चन हो गया भाई, ध्यान देना, अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। अच्छा आप लोग जानते हैं ना एक्सो और एंडो को, एक्सो और एंडो में किसकी सबसे कम होती है, जल्दी से बोलिए भाई। एंडो, कौन एंडो है? नाइट्रोजन। याद रखना नाइट्रोजन का सबसे कम होता है ना भाई, तो नाइट्रोजन का सबसे कम होगा, बाकी कार्बन ऑक्सीजन आयोडीन में तो ज्यादा ही होने वाला है। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, आयोडीन को, आयोडीन में हेलोजन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट गैस बनने के लिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन का सबसे कम होगा। याद रखना ये नहीं कि 3 इलेक्ट्रॉन करके कर देंगे, गलत हो जाएगा। और कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 4। तभी भी नाइट्रोजन और कार्बन में किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कार्बन का। नाइट्रोजन का सबसे कम कार्बन का, क्योंकि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन आयोडीन में, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना?